नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 3 मई और 3 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो हम शुरुआत करना चाहेंगे 69,000 अपडेट को लेकर के। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं सभी लोग कोर्ट आर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आस दिखी है, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक रोस्टर है। इस रोस्टर में ये कहा गया है कि जो प्रमुख कोर्ट है 4 मई से लेकर के 8 मई 2020 में खुलेंगी। अब बात कर रहे हैं सीरियल नंबर 1 पे, तो ये कोर्ट है माननीय पंकज कुमार जायसवाल जी की और करुणेश सिंह पवार जी की। ये वही जज हैं जिन्होंने 69,000 मैटर को पूरा सुना और ऑर्डर रिजर्व किया। अब इनकी जो बेंच है ये 4 मई से 8 मई के बीच बैठेगी और इस दौरान ऑर्डर भी जारी किए जा सकते हैं, नए केस भी सुने जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो 4 मई से 8 मई के बीच आप लोग का 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि ऑर्डर जो जरूरी होंगे वो सुनाए जाएंगे, नए केस भी सुनाए जाएंगे। सिर्फ जरूरी मामलों की यहाँ पर सुनवाई हो रही है और जरूरी मामलों के ही ऑर्डर आएंगे। तो 69,000 का भी ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार देखें तो एक बहुत ही ज़रूरी टाइम से इस भर्ती को पूरा करना भी है। तो अगर जज साहब को ऐसा फील होगा कि नहीं ये ज़रूरी चीज़ है, इसको ऑर्डर देना चाहिए, तो ऑर्डर आपका 4 मई से 8 मई के बीच आ जाएगा। जैसे इसकी लिस्टिंग होगी, जैसी ऑर्डर की संभावना होगी, आपको इसी वीडियो में मतलब इसी चैनल पे अगले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। दूसरी न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों से अपील है, खासकर ये उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूज़ है जो लोग ऑलरेडी प्राइमरी में चयनित हैं। ठीक है, मानव संपदा पोर्टल पर उनको लॉगिन करना अनिवार्य है और अपना जो डाटा है वो चेक करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो मूलभूत 6 जरूरी चीज़ें हैं शिक्षकों के लिए वो सब अब मानव संपदा पोर्टल से ही की जाएंगी, जैसे नियुक्ति, अवकाश प्रबंधन, स्थानांतरण, वेतन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, शिकायत प्रबंधन। ये सारी चीज़ें अब मानव संपदा पोर्टल से ही की जाएंगी, इसलिए सभी शिक्षकों को लॉगिन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सिंपल स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स में आप लोग अपना आवेदन फॉर्म मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं और उसका फीडबैक दे सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा ehrms.upsdc.gov.in। इस पर जाने के बाद आपको फैक्ट सीट P2 पे क्लिक करना है, पब्लिक विंडो के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। उसके बाद क्विक सर्च ऑप्शन में अपना EHRMS कोड डालना है। ठीक है, और अगर EHRMS कोड आपको नहीं मालूम है तो वहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना बायोडाटा डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लगता है सारी चीज़ें सही हैं तो इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, कि हमारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं, ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने जो BSA ऑफिस है, ABSA ऑफिस है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संबंध में। शिक्षा निदेशक की तरफ से लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में कहा गया है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो माध्यमिक किसी भी स्कूल के हों, खासकर यूपी बोर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, या CBSE बोर्ड की भी बात अगर अभ्यर्थी हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है सभी के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। जिस देश में जैसी विषम स्थितियाँ हैं, इसके लिए दूरदर्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई चल रही है। इसी कड़ी के चलते उन्होंने जोड़ा है कि जो भी छात्र हैं वो दीक्षा ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। दीक्षा मोबाइल ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन ऐप है जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयवार सामग्री अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं। तो दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए सरकार ने लेटर जारी किया हुआ है। ठीक है, और दीक्षा ऐप के लिए आप लोग ये लिंक पर जा सकते हैं या फिर सिर्फ प्ले स्टोर पर आप लोग डाल दीजिएगा दीक्षा ऐप, तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी आपकी पढ़ाई, हर क्लास के वीडियोस, PDF सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग जानते होंगे कि इसके जो पढ़ाई है यूपी बोर्ड की वो दूरदर्शन पर भी अवेलेबल है। DD यूपी जो चैनल है वहाँ पर जा देख सकते हैं आप लोग।
11 बजे से 1 बजे तक का समय यहाँ पर अपना देख सकते हैं। और वहीं पर स्वयं प्रभा चैनल है, इसके अलावा कई और प्रमुख चैनल जहाँ पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं की जा रही हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 1 मई 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर यह दिया गया कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि न किए जाने के संबंध में इस लेटर में दोस्तों ये कहा गया है कि मार्च से विद्यालय बंद हैं, अप्रैल बंद है और मई आ गया, मई भी बंद रहेंगे। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 3 महीना अप्रैल मई जून ये विद्यालय रहेंगे बंद। तो ऐसे में किसी भी विद्यालय द्वारा शुल्क ना बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया ये कि शुल्क ना बढ़ाया जाए, जो पुराना शुल्क था 2019-20 सेशन के लिए वही शुल्क रखा जाए। इसी के संबंध में आदेश जारी किया गया। अभ्यर्थियों को अभिभावकों को काफ़ी सहूलियत दी गई है इस आदेश के द्वारा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है जिला जो कोर्ट हैं उनके लिए। सब्जेक्ट दिया गया कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद टू रिमेन क्लोज्ड टिल फर्दर आर्डर्स। यानी इलाहाबाद कोर्ट के जितने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सभी को आदेश दिया गया कि अग्रिम आदेशों तक सभी कोर्ट बंद रहेंगे, ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर CISCE अभ्यर्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। ICSE ईयर 2020 की जो परीक्षाएं बची हैं 6 सब्जेक्ट की और ISC बोर्ड की जो परीक्षाएं बची हैं 8 सब्जेक्ट की, इन परीक्षाओं के बारे में पूरा शेड्यूल जारी किया गया और कहा गया है ये परीक्षाएं जो हैं 6 से 8 दिन के अंदर कंडक्ट करा ली जाएंगी जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है। और ये परीक्षाएं सैटरडे और संडे को भी करवाई जाएंगी। इसके लिए बोर्ड ने कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, जैसे ही बोर्ड की तारीखें परीक्षा की तारीखें डिक्लेयर होती हैं कम से कम 8 दिन पहले आप सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी ISC और CISC बोर्ड के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसी चैनल पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर शिक्षा जगत एवं नौकरियों से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपडेट आपके बोर्ड को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो बीडीओ के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के बड़ा विवाद है। सतर्कता आयोग तक पहुंची शिकायत, प्रतियोगी छात्रों ने CM को की हजारों ट्वीट, प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने का विरोध। दोस्तों आप लोग जानते हैं वीडियो के 336 पद खाली हैं, लेकिन सरकार उनको प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए नियमावली में संशोधन करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इससे छात्र आक्रोशित हैं और छात्रों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर के शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ दोस्तों मानवाधिकार आयोग को भी पत्र भेजकर कहा है कि शासन छात्रों के अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री को भी हजारों ट्वीट किए गए और मांग की गई कि हमेशा की तरह ये पद PCS के माध्यम से ही भरे जाएं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग से मांग की गई है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक मामला बड़ा देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसे में शिकायत दर्ज करके इनकी जांच कराई जाए। वहीं पर मानवाधिकार आयोग को भी पत्र भेजकर कहा है कि इसमें अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए जो पद भरे जाने 336 पद वीडियो के PCS के पद PCS से ही भरे जाएं, जैसे पूर्व में होता आया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति से ना भरा जाए, इसके लिए भी मानवाधिकार उचित कार्रवाई करें। तो ये एक बड़ी अपडेट है। वीडियो के रिक्त पदों का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, विवादों में आता जा रहा है। अब देखना ये होता है क्या होता है इसमें। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। NCERT ने ऑनलाइन कक्षाओं के मुताबिक बनाया कक्षा 9 से 12 तक का एकेडमिक कैलेंडर। NCERT ने कक्षा 9 से 12 तक का एकेडमिक कैलेंडर बनाया है और इसी के अनुरूप पढ़ाई होगी, ठीक है। आप लोग जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जो छात्र शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल मेल, गूगल हैंगआउट कई तरह के एप्लीकेशंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख TV चैनलों पर भी सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके लिए साप्ताहिक आधार पर कैलेंडर जारी किया जाएगा और ये जो कैलेंडर है छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव के आधार पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग यूज बेनिफिट ले सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी में
गैर जरूरी सामान भी बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है। ये गैर जरूरी जो चीज़ें सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही आपको मिलेंगे, रेड जोन में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं है। साथ ही सैलून खोलने की भी अनुमति दे दी गई। आपको मालूम होगा कि सैलून से काफ़ी सारे मामले अभी देखने को मिले थे, इसलिए सैलून खोलने को लेकर के अभी तक असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब सैलून खोलने की भी अनुमति दे दी गई और ऑनलाइन ई कॉमर्स का सामान आप लोग मंगा सकते हैं सिर्फ ग्रीन और रेड जोन में। ठीक है, छोटे कस्बों में मोबाइल रिपेयर, ईंट सीमेंट की दुकानें भी खुलेंगी। ऑरेंज जोन में कोई भी बस सेवा नहीं चलेगी, टैक्सी सेवा चलेगी। घरेलू सहायकों में काम करने की भी छूट दे दी गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड ऑरेंज जोनों में देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों ग्रीन और ऑरेंज जोन में बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन को लेकर के अपडेट आई। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो 5 मई से शुरू होना है, लेकिन ऐसे में संभावना ये है कि सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही कॉपियों का मूल्यांकन होगा, रेड जोन में अभी मूल्यांकन नहीं होगा। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है, जैसा कुछ होगा अपडेट आपको आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोरोना अपडेट की लेकर के। दोस्तों कोरोना एक मीटर जो है वो 37,776 पहुँच गया है। पिछले 24 घंटों में 2411 नए केस सामने देखने को मिले, 1223 लोग अब तक इसमें डेथ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मामला अब तक 2455 तक पहुंच गया, 174 नए लोग सामने आए हैं और 43 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। वहीं पर अंत में बात कर लेते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, तो मुंबई, सूरत, कोलकाता से मजदूरों को लेकर के आएंगी स्पेशल ट्रेनें। इसके लिए दोस्तों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जो भी मजदूर हैं, छात्र हैं, पर्यटक विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं, उनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें सीधे एक शहर से दूसरे शहर तक चलेंगी, यानी बीच में इनका कोई भी स्टॉप नहीं होगा। जैसे मुंबई, सूरत, कोलकाता से जो ट्रेनें आएंगी वो प्रयागराज में सीधा आकर के रुकेंगी और प्रयागराज के आसपास ही के लोग उसमें होंगे। तो इनको पहले ट्रेन से लाया जाएगा, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको क्वारंटीन भी किया जाएगा और उसके बाद परिवहन निगम की बसों से इनको अपने अपने ज़िलों में भेजा जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारी अपडेट आप लोगों को दी जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।